नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए और मैं संगीता झा। आज का मुद्दा है ममता बनर्जी की भाषा, राजनीति और उनके मुस्लिम तुष्टीकरण की चाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने फिर से भाषा को चुनावी हथियार बना लिया है। बंगाली भाषा की लड़ाई लड़ने का ड्रामा रचा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब बांग्ला को लेकर ममता इतना अग्रेसिव है तो ममता हिंदी के खिलाफ क्यों है, और जब हिंदी को ठुकरा रही है तब उर्दू को लेकर इतनी चुप्पी क्यों बढ़ती जा रही है। उनके मंत्री फिरहाद हाकिम का पुराना वीडियो इन दिनों फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आधी आबादी उर्दू बोलेगी। क्या ममता का इस बयान पर कभी कुछ कहेंगी, या फिर यह साफ है कि ममता बंगाली भाषा के नाम पर सिर्फ वोट बैंक जुटा रही हैं, लेकिन उनकी असल नीति उर्दू को बढ़ावा देने की है। दूसरी तरफ देश के बाकी हिस्सों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी इन्हें बंगाली भाषा का ठप्पा लगाकर बचाने की कोशिश कर रही है। ममता बांग्लादेशियों पर हो रही कार्रवाई को बंगाली अस्मिता से जोड़कर जनता को भ्रमित करने का खेल खेल रही है, ताकि अपने वोट बैंक को मजबूत कर सके। सवाल यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी सच में बंगाली भाषा की चिंता करती है, या ये भाषा के नाम पर केवल सत्ता की भूख है। क्या बंगाल की जनता इस भ्रम में आ जाएगी कि बंगाली भाषा के लिए लड़ाई जरूरी है, जबकि असल में उनकी पहचान और सांस्कृतिक विरासत खतरे में है। आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाली भाषा के नाम पर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हिंदी के खिलाफ उनकी नीतियों का क्या मतलब है। फिरहाद हाकिम जैसे मंत्री आधी आबादी उर्दू बोलने की बात करते हैं तो ममता इस पर क्यों चुप रहती है। अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई को ममता बंगाली अस्मिता से जोड़ क्यों रही है। क्या ममता बनर्जी जनता को कंफ्यूज करके सत्ता हथियाना चाहती हैं। क्या बंगाल की असली जनता ममता की इस राजनीति के जाल में फंस जाएगी, या अब वे जागरूक हो चुकी हैं। करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में ममता बनर्जी और उनके मंत्री फिरहाद हाकिम ने भाषा को वोट बैंक का हथियार बना लिया है। बंगाली भाषा की आड़ में ममता बनर्जी ने देश और प्रदेश की भावनाओं के साथ छल कपट की राजनीति शुरू कर दी है। ममता बनर्जी बंगाली भाषा की चिंता नहीं करती, उनका मकसद केवल उनके वोट बैंक को खुश रखना है। वे जानती हैं कि बंगाल में उनकी सत्ता की बागडोर मुस्लिम वोट बैंक के सहारे है, इसलिए वे बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए बंगाली भाषा के नाम पर राजनीति कर रही हैं। देश भर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी इन घुसपैठियों को बंगाली बताकर उनका बचाव कर रही है। वे जानती हैं कि बंगाली अस्मिता को हथियार बनाकर चुनाव 2026 में अपनी चौथी बार सरकार बनाने का सपना सजाना है, लेकिन सच्चाई यही है कि ममता की इस बंगाली प्रेम के पीछे उनका असली मकसद देश के हितों की नहीं बल्कि अवैध घुसपैठियों की सुरक्षा है। इसी बीच उनके मंत्री फिरहाद हाकिम का उर्दू भाषा को लेकर दिया गया पुराना बयान विवाद की आग में घी डाल रहा है। फिरहाद हाकिम ने साफ कहा था कि एक दिन बंगाल में आधी आबादी उर्दू भाषा बोलेगी। यह न केवल बंगाली भाषा के खिलाफ है, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को मिटाने की साजिश भी है। फिरहाद हाकिम ने हिंदू धर्म और उसकी भावनाओं का भी खुलकर अपमान किया है। शरिया कानून लागू करने की बात कर अपनी असलियत खोल दी है। उनका यह बयान बंगाल को एक इस्लामिक राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने हिंदी भाषा को खारिज कर उर्दू को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके लिए मुस्लिम वोट से बढ़कर कुछ नहीं। बंगाल में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट के बिना ममता का सत्ता में टिकना मुश्किल है, इसलिए वे मुसलमानों का तुष्टीकरण करने में लगी है। ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को बंगाली भाषा के खिलाफ कार्रवाई बताकर चुनावी फायदे की राजनीति कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता अब इस धोखे को समझ चुकी है। भाषा के नाम पर धर्म और जाति की राजनीति करने वाली ममता और उनके मंत्री फिरहाद हाकिम बंगाल की अस्मिता और एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी इस खेल को पूरी गंभीरता से देख रही है और जनता को भी सच से अवगत करा रही है।
बंगाल अब ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को खारिज करने वाला है। आने वाला समय बताएगा कि बंगाल की जनता किसे चुनती है। लेकिन फिलहाल तो ममता का बंगाली भाषा के नाम पर छद्म बंगाली प्रेम और फिरहाद हाकिम की उर्दू प्रेमी राजनीति ने बंगाल की सियासत में भूकंप ला दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान। मैं बता दूं कि बीजेपी से प्रवक्ता रघुवीर सिंह जुड़ चुके हैं और साथ ही मेरे साथ जुड़ चुकी है नाजिया इलाही खान, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुकी हैं, और इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक विकास योगी भी जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही टीएमसी से नेता अश्वनी साव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा टीएमसी से ही है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाली अस्मिता की रक्षा करेंगी, लेकिन उन्हीं के मंत्री यानी कि आपके मंत्री कहते हैं कि बंगाल में उर्दू बोलेगी आधी आबादी। आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों है? ये कौन सी राजनीति चल रही है जो एक तरफ बांग्ला की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उर्दू को थोपने की तैयारी में दिख रही है? पहुंच गए, अब जाते हुए रास्ते से भी। ठीक है, मैं बीजेपी से प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं रघुवीर सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। यह बताइए कि आपने बार बार कहा है कि बंगाल में तो ठीक है, माफ कीजिएगा, बीजेपी से मेरे साथ आलोक वत्स से जुड़ चुके हैं। तो आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी कि आपने बार बार कहा है कि बंगाल में घुसपैठियों के वोट से सरकार बनती है। क्या ममता सरकार बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को बंगाली नागरिक कहकर बचा रही है ताकि उनके वोट मिल सके? और यह भी बताइए कि अगर आप सत्ता में आए तो क्या फिरहाद हकीम जैसे बयानों पर कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए मैडम जी, कि इसमें कहीं कोई शक नहीं है जी, कि ये लोग जितना भी राजनीति का अभी कदम उठा रहे हैं जी, वो सब अपीजमेंट की पॉलिसी है, और अपीजमेंट एक पर्टिकुलर वर्ग का है। इसमें वो चाहे किसी भी तरीके के लोग हों, उनके वोटर होने चाहिए, चाहे वो बांग्लादेशी हो, म्यांमार के हों, रोहिंग्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको इनका वोटर होना चाहिए, और उसके सारी सुविधाएं ये उसको मुहैया करा रहे हैं, और उसको सारा प्रामाणिकता उसको दिया जा रहा है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इसमें ऐसे लोग लिप्त हैं जो गजबाई हिंद का सपना देख रहे हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि हम जिस तरीके से वहां काम कर रहे हैं जनता के बीच, अगला चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और आप कह रही थी कि क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे? हम लोगों के आने के बाद इनके मुंह से चूं तक नहीं निकलेगी। इनको मालूम है राष्ट्रभक्त देशभक्त लोग अब बंगाल पे आ चुके हैं। उसके बाद ये ऐसी हिरकत और हिमायत नहीं कर सकते हैं जो देशद्रोही हो। भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा और भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर आगे बढ़ना होगा। हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं, लेकिन हम किसी के को अपीज करके चलने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लिए सारे धर्म एक हैं, और ये हमने अपने जन कल्याणकारियों के वितरण में इस बात को स्पष्ट रूप से उजागर किया है जी, कि हमने उसमें कोई भेदभाव नहीं बरता है। अगर वो चीजें संगीता झा को मिल रही हैं तो वो मोहम्मद इरफान को भी मिल रही हैं बराबरी से। और अगर 1 रुपया हमारा दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया ही नीचे उसकी जेब में आता है, जो कांग्रेस के रिजीम में 15 पैसा आता था।
ये है हमारा काम करने का नजरिया और ये है हमारा काम करने का दृष्टिकोण और दृढ़ता। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बंगाल का जनता का आशीर्वाद, पिछले बार हमें 77 सीटों पे मिला था, इस बार पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार होगी और जो वहां अपीजमेंट की राजनीति चल रही है, जो गजबाए हिंद देखने वालों का सपना प्रफुल्लित हो रहा है, पहले दिन से चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ नाजिया इलाही भी जुड़ी हुई है। नाजिया, यह बताइए कि बंगाल की राजनीति अब भाषा और मजहब के नाम पर बढ़ती दिख रही है जिस तरह से, क्या ममता की रणनीति बंगाली अस्मिता के नाम पर तुष्टीकरण करने की नहीं दिख रही है? क्या इससे बंगाल की सामाजिक एकता को खतरा नहीं है? संगीता, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को हर हर महादेव। जी, हर हर महादेव। बोलिए। जी, ये तो सबको पता है 2012 से ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाया है, अब वो धीरे धीरे प्रॉपर पाकिस्तान हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बाकी है। अभी मात्र 1 महीना 13 दिन पहले बांग्लादेश के जमाते इस्लामी ने ये ऐलानिया कहा है, जो वर्ल्ड लेवल न्यूज पर गया है, कि 7 बंगाल के डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी बांग्लादेश के हैंडओवर हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। अब ये फुरफुरा शरीफ में जो ताहा सिद्दीकी बैठा है, वो कौन है? वो तो ढकैया बंगाली ही है, उस पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। आपका पहले इंट्रो में एक सवाल था जिस पर बीजेपी के कौन नेता बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट और किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सत्ता आने का इंतजार करना जरूरी है क्या? अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो वो कोर्ट में ही होता है। आप करिए, करते क्यों नहीं है? प्रॉब्लम ये है बंगाल में कि अभी जो शहीद दिवस हुआ 21 जुलाई को, और उसमें शराबंती को हमने ममता दीदी के साथ मंच पर देखा। अब आप चैलेंज ले लीजिए कि 2026 में विधानसभा इलेक्शन में शराबंती जो है वो बीजेपी का टिकट मिल जाएगा उसको। नुसरत रूही जहान जैन का जो बॉयफ्रेंड है, जिसका उसने इलीगल बच्चा पैदा किया है, वो उसको मिलेगा। जोश बैनर्जी को मिल जाएगा बीजेपी का टिकट। बीजेपी में ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा जो पहले से ही टीएमसी का पपेट रहा हुआ है या टीएमसी का पपेट है। ये किसको नहीं पता है कि पिछले 3 साल से फरहाद हकीम मोहम्मद यूनुस 2.0 बन के बैठा हुआ है भाई। वो इससे पहले भी नवंबर में 2024 में उसने 2 स्टेटमेंट अपना दिया था, एक अक्टूबर में दिया था और एक नवंबर में दिया था, जिसमें उसने साफ कहा था कि अब मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल में इतनी बढ़ेगी कि हमें किसी से जजमेंट और जस्टिस मांगने की जरूरत नहीं है, हम देंगे इंसाफ। एक उसने अक्टूबर में स्टेटमेंट दिया था कि जो लोग इस्लाम में पैदा होते हैं वही सौभाग्यशाली हैं, जो हिंदू में पैदा होते हैं वो दुर्भाग्यशाली है। मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आखिर आप लोगों ने कितने एफआईआर उसके ऊपर किए? मैंने तो कलकत्ता हाई कोर्ट में उसके ऊपर पुलिस इन एक्शन डाल दिया था। आप लोगों ने कितने एफआईआर किए? आप लोगों ने कितने प्रदर्शन किए? तो टीवी पे बोलना बहुत अच्छा है, टीआरपी मिलती है, लेकिन ग्राउंड पे आपने क्या किया वो जरा बताइए। इवन मेरा सवाल शुभेंदु अधिकारी से भी है कि सिर्फ टीवी में और बंगाली न्यूज चैनल में चमकने से आप बंगाल बचा नहीं लेंगे, आप बंगाल नहीं बचा लेंगे। आपने पश्चिम बंगाल के सारे नेताओं को घर में सुला दिया है और 2-4 लोग जो है वो सत्ता की मलाई चाटने के लिए बैठे हुए हैं। 2-4 लोगों से पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बना हुआ है और पाकिस्तान को डिकोड करके दोबारा भारत में। ठीक है, मैं विकास योगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास भी उनसे भी मैं जवाब ले लेती हूँ कि विकास जी यह बताइए कि क्या आप मानते हैं कि ममता सरकार बंगाल की संस्कृति को धर्म के चश्मे से देखने लगी है और इसका इस्तेमाल जो है वो चुनाव जीतने के लिए लगातार करती आ रही है और करेंगी भी आगे? संगीता जी, आप जो पूछ रहे हैं ना उसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा। कम से कम विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं जो सेकुलर का चोला ओढ़ के अपने राजनीति करती हैं, वो कम से कम किसी एक धर्म के लिए चाह तो रही हैं। जबकि बीजेपी को अगर देखा जाए, जहां जहां बीजेपी सत्ता में आई हो इस पूरे देश में, वहां एक हिंदू धर्म के नाम पर सत्ता में आएगी
और हिंदू हिंदू करके सत्ता में आ जाएगी। और जब सत्ता में आने के बाद में वही सरकार के नुमाइंदे जो बैठे होंगे मुख्य पद पर, वो फिर हिंदुओं को देखना, उनकी स्थितियों को देखना, वो सारी चीजें बिल्कुल उनके चेहरे से, उसके एजेंडे से बाहर हो जाएंगी। चुनाव से पहले कुछ और होगा, चुनाव के बाद कुछ और होगा। तो उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने कोई गलत नहीं किया। मुझे तो लग रहा है कि ऐसी सरकार है जिसका जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक की चिंता करनी चाहिए। इनको सबका साथ सबका विकास के चक्कर में इनका जो एक वोट कैडर है, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे वो भी खिसक जाए। और उसकी स्थिति लोकसभा में सबके सामने थी, जो इनको उस चीज को देखना पड़ा। लेकिन अभी भी अगर ये लोग मानने को तैयार नहीं, अभी भी बीजेपी प्रवक्ता भाई ने ये बोला कि हम सबका साथ सबका विकास, वही राम को मिलेगा, वही तुम्हारे मोहम्मद को मिलेगा। अरे भाई मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। देश हमारा सेकुलर है और लोकतांत्रिक देश से चलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लेकिन इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए कि जो देश के खिलाफ हो, देश के खिलाफ अगर बातें करे, तुम इस चीज का इंतजार करो। अच्छा विकास जी, ये जो सेक्युलर बार बार जो आप लोग बोलते हैं, देश हमारा सेक्युलर है, ये सेक्युलर वाला जो आप लोग बार बार लाते हैं, क्या ये हिंदुओं को लेकर जब बात हो जाती है तभी जाकर लाते हैं क्या? ये बहुत बड़ा लेकिन सवाल है। सेक्युलरिज्म सिर्फ मतलब जैसे ही मतलब मुस्लिमों की लेकर बात होने लगती है, घुसपैठियों की बात होने लगती है, भाषा की बात होने लगती है, तब आप लोग को सेक्युलर क्यों याद आ जाता है? ठीक है, आलोक जी से मैं जवाब ले लेती हूँ कि जिस तरह से आपकी पार्टी पर लगातार आरोप लगते आए हैं, इसके पहले भी लगे हैं, 2021 के चुनाव में भी लगे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरोप लगे हैं कि आप लोग जो है टीएमसी से जो आए हुए नेता रहते हैं, उन्हें ज्यादा जो है उन्हें ही टिकट देते हैं और उन्हें ही ज्यादा जगह मिलता है, उनकी भूमिका ज्यादा हो जाती है और जो पुराने नेता होते हैं उन्हें दरकिनार किया जाता है। और साथ ही यह भी आरोप लगते हैं कि आपके जो आपसी जो आप लोगों के बीच की जो चीजें हैं वो सही नहीं चल रही हैं। बीजेपी खासकर जो पश्चिम बंगाल की बीजेपी की जो इकाई है वहां पर कुछ ना कुछ सही नहीं चल रहा है। देखिए संगीता जी, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ नादिया इलाही खान जी के बातों का स्वागत करता हूं। इन्होंने बहुत साफ गोई से बहुत सी दर्दनाक चीजों को आपके टेलीविजन के सामने रखा है। मैं इनकी काफी बातों से सहमत हूं कि हमें जितनी और मेहनत करनी चाहिए, अभी उसमें थोड़ा और परिश्रम करना होगा। और हमें ये लड़ाई टेलीविजन चैनल और एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकालकर सड़कों पे लाना होगा। और हमारे कुछ वर्कर शहीद भी होंगे, क्योंकि टीएमसी का जो पुराना रुतबा रहा है, जो पुराना स्टाइल रहा है, वो अटैक भी करते हैं, वो मर्डर भी करते हैं। और ये भी सही है कि पुराने नेताओं को भी हमें तरजीह देनी होगी। सिर्फ इंपोर्टेड नेताओं पर ही दाव लगाना ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं। सुमित जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सुमित जी आपका। सुमित जी, मेरा आपसे यह सवाल है कि ममता बनर्जी कहती है कि बंगाली अस्मिता की रक्षा करेंगी और बंगाली भाषा को लेकर बार बार जो है वो चिंता जाहिर करती है, लेकिन उन्हीं के मंत्री कहते हैं बंगाल में जो है 50 से ज्यादा की आबादी जो है वो अब उर्दू बोलेगी। तो इस पर जो है आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों है? ये कौन सी राजनीति है जो एक तरफ बांग्ला की बात करती है, वहीं दूसरे तरफ उर्दू को थोपने की तैयारी में दिख रही है? संगीता जी देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में मारा जाता है, उसके ऊपर भाजपा के लोगों ने क्या कार्रवाई करी वहां के लोगों के ऊपर, पहले तो ये बताइए। देखिए, आज तो मैं बात पश्चिम बंगाल की कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जब बात करूंगी तब आपको बुला लेंगे। फिलहाल आज बंगाल की बात कर लेते हैं। संगीता जी वॉइस ब्रेक, बंगाल समझ नहीं आया, चले गए महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र का टॉपिक आएगा तब महाराष्ट्र के बारे में बात करना, अभी बंगाल का टॉपिक है, बंगाल के बारे में बात करो। अरे शाहजी अलाइन जी, आप भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठो। मेरा पूरा नाम लेने से क्या हो जाएगा? मेरा पूरा नाम लेने से वक्त जाहिर होगा। अपनी बात रखो। उर्दू जानते हो जो उर्दू के पक्ष में बात कर रहे हो? उर्दू को लिखना पढ़ना बोलना आता है जो उर्दू के पक्ष में बात कर रहे हो? आप जो है भाजपा की प्रवक्ता बन के बैठिए, बहुत अच्छा है, स्वागत करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाजपा की प्रवक्ता बन के बैठूंगी? सुन लीजिए, तुम्हारे बाप का कुछ ले रही हूँ क्या मैं? क्यों नहीं भाजपा की प्रवक्ता बन के बैठूंगी? क्या हो गया FIR? क्यों नहीं भाजपा की प्रवक्ता बन के बैठूंगी? मेरा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है क्या?
तो मेरा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है क्या? गाजियाबाद के अंदर एलएलबी छात्रा के संग फिर आप गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, आप दूसरे राज्य में क्यों जा रहे हैं? सुमित जी, मैं बात आज पश्चिम बंगाल की कर रही हूँ और पश्चिम बंगाल में भाषा की राजनीति हो रही है और आप खुद हिंदी भाषा भाषी हैं और हिंदी भाषा भाषियों के साथ वहाँ पर दोहरा जो है सुमित तिवारी को उर्दू आती है, इतना अच्छा उर्दू के पक्ष में बातें कर रहे हो। ममता दीदी ने कहा था 2012 में ओथ लेने के बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने कहा था कि वो उर्दू को सेकेंड गवर्नमेंट लैंग्वेज बनाएंगे। शाजी अलमी जी, आप बताइए आप मुझे बताइए कहीं के उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कुछ कहा? आप लोगों का प्रोपोगंडा भाजपा का केवल और केवल फिर आप बीजेपी के प्रोपोगंडा पर आ गए। मेरा सवाल तो सीधा सीधा यही था। बताइए ना किसने दिया मंदिर? नहीं, आप सुमित जी, आपसे जो मेरा सीधा सवाल यही था कि जब उर्दू की बात हुई तो फिर आप लोगों की तरफ से किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने या फिर आपकी सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्यों नहीं इस पर आपत्ति जताई जब फिरहाद हकीम ने कहा था कि उर्दू जो है, जो पश्चिम बंगाल की जो आबादी है वो 50% से भी ज्यादा आबादी उर्दू बोलेगी, वो दिन भी आएगा। वो उस पर क्यों नहीं कोई बयान आता है? ना कि सरकार का, वो उनका अपना वक्तव्य था, ना कि सरकार का, ना माननीय मुख्यमंत्री। तो वो तो आपके सरकार में ही है ना, आप कोलकाता के मेयर हैं, वो आप लोग उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ममता बनर्जी ने क्या एक्शन लिया? सरकार के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के मंत्रालय का पद लेकर के फिरहाद हकीम ये कहेगा और सुमित तुम कहोगे कि वो उसका अपना पर्सनल स्टेटमेंट था। इसमें चुनाव में हम लोगों ने देखा है वहाँ पे जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, तो करी गई है इन लोगों ने, हम लोगों ने सबने देखा। ठीक है, बीजेपी से प्रवक्ता आलोक जी बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए आलोक जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति में कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं होता है, और पर्सनल स्टेटमेंट होता है तो संगीता जी वो बेडरूम में दिया जाता है या ड्राइंग रूम में दिया जाता है, अपने घर के पब्लिक फोरम पे बोल रहे हैं और कह रहे हैं उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। ये दोगली बात ना किया करें जी। ये उन लोगों के समर्थन में खड़े हैं और उनके साथ हैं, उनको अपील कर रहे हैं, उनको सिर पे बैठा के नचा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की खातिर। हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, इंडिया लाइव दिल्ली ने, जहां पर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बांग्लादेशियों को यहाँ चुनाव के वक्त लाया जाता है और फिर उनको वापस किया जाता है। बांग्लादेशियों को चुनाव के वक्त नहीं, बांग्लादेशी कई जगह पर अपनी जो जगह जो है वो बना चुके हैं। मुर्शिदाबाद की घटना शायद भूल चुके हैं सुमित मल्होत्रा जी कि मुर्शिदाबाद के दौरान जितने भी हिंसा में वहां पर मौजूद थे, जो हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे, उनमें भारी संख्या में बांग्लादेशी शामिल थे और साथ ही इन्हें जो है जो तालीम दी जा रही थी, अलग से इन्होंने पूरी योजना बनाई हुई थी और ये जो है पूरी तरह से योजना बनाकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही थी, इलाके को एक डराने की कोशिश की जा रही थी। शायद आप भूल रहे, अभी भी आप हुआ था तब का भी डिटेल निकालिए ना, तब भी तो बांग्लादेशी घुसपैठिया ही लुंगी में बम लेकर के चल रहे थे पंचायत इलेक्शन के वक्त में। और सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये जितने भी पाक सर्कस, साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता और हावड़ा ग्रामीण के जितने भी मुसलमान लड़के हैं वो तो पाकिस्तानी लड़कियों को बुला बुला करके शादी कर रहे हैं। जावेरिया तो आज तक बैठी हुई है पाक सर्कस में, गई तो नहीं दोबारा पाकिस्तान। ये 7-8 जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जो कोलकाता और कोलकाता से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है, उसके मुसलमान लड़के पाकिस्तान से बुला बुला करके लड़कियों से निकाह पढ़ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल को खतरा सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या घुसपैठिया से नहीं है भाई। क्या पता जावेरिया हाफिज सईद की कोई हो हनी ट्रैप वाली, कोई जानने गया है क्या? तो इस पर क्या क्या कानूनी कार्रवाई ममता सरकार ने लिया, सुमित ने लिया है, जरा उसका डिटेल रखिए, जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है। सुमित बताइए, क्या कार्रवाई आपके जो नेता हैं या फिर आपकी सरकार है या फिर प्रशासन है उन्होंने किया है? प्रशासन पर तो कई बार सवाल उठे हैं कि प्रशासन जो है कार्रवाई करती ही नहीं है, प्रशासन सरकार की भाषा बोलती है। आपके प्रशासन पर तो हमेशा ही सवाल उठे हैं। प्रशासन तो इनकी पपेट है, यूनिफॉर्म वाली कैडर,
गीता जी, मुझे आप बताइए ना, आप कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं रोहिंग्या के ऊपर, मुर्शिदाबाद के ऊपर आरोप लगा रही हैं। आप बता दिए, या फिर आलोक जी बैठे हैं, मुझे बता दिए कितने रोहिंग्या को आप लोगों ने देश से बाहर निकाला, कितना डाटा है आप दोनों लोगों के पास होगा, आप दे दिए दोनों लोग। अभी 3 दिन पहले भी निकला है 18। अरे तो आप लोग दे दीजिए, हम तो खुद चाह रहे हैं कितने रोहिंग्या को निकालना, रोहिंग्या को निकालिए ना। ठीक है सुमित जी, बस इतना बता दीजिए, नहीं सुमित जी बस इतना बता दीजिए कि अगर आप हमारे पे सवाल उठा रहे हैं या फिर किसी और पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, जब देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा तो आप लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, बस आप ये बोल दीजिए। सुमित जी सुन लीजिए, जब आप हमसे डेटा मांग रहे हैं तो बस आप इतना बोल दीजिए आज टीवी स्क्रीन पर कि जब निकाला जाएगा बांग्लादेशी और रोहिंग्या उसको चुन चुन कर, तब आप लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे। और साथ ही ये सिर्फ निकालिए ना, कब और निकाला जा रहा है तो सीए के नाम पर आप सड़कों पर क्यों उतर जाते हैं? एनआरसी के नाम पर आप सड़कों पर क्यों उतरते हैं? आप सड़कों पर क्यों उतर जाते हैं जब भी सीए और एनआरसी की बात होती है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों बोलती है? आप लेकर के आ रहे हैं, पहले आप जो सही डाटा है उसे आप पेश करेंगे ना। सही है, सीए एनआरसी की आड़ में जिस तरीके से आप और लोगों को परेशान करने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी तो बात करिए। असम में क्या हुआ था सीए एनआरसी का? अच्छा, ये वक्फ कानून की आड़ में क्या हुआ पश्चिम बंगाल में? एनआरसी से प्रदर्शन के नाम पर क्या हुआ? और आपके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा, बस इतना बता दीजिए। उन्होंने तो कहा कि वक्फ कानून जो है यहाँ पर नहीं शामिल किया जाएगा, और ऐसा जो है प्रदर्शन के नाम पर कहां कहां हिंदुओं के घर तोड़े गए थे। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विकास जी, यह बताइए कि क्या लग रहा है, बंगाल की जो है डेमोग्राफी वो बदल रही है क्या इस्लामिक राज्य बनने की ओर बढ़ रही है? जिस तरह से कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर जो है मुस्लिम बहुल संख्या ज्यादा होती जा रही है। नहीं, अभी मैंने सुमित जी को सुना, बड़ा ढिढोरा पीट रहे थे अपनी सरकार का, अपनी मुख्यमंत्री का। अभी मैं ऐसा कोई प्रदेश, मतलब सोचने वाली स्थिति है जिस प्रदेश की खुद महिला मुख्यमंत्री हो और उस महिला मुख्यमंत्री के राज में एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, उसकी एफआईआर, उसके लोगों की अरेस्टिंग तब होती है जब वो डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं। दूसरा, संदेश खाली की घटना ने पूरे देश को शर्मसार करा, तब ये टीएमसी की महिला मुख्यमंत्री कहां चली गई थी, पहला। दूसरा, विपक्ष में अगर वहां देखा जाए तो सबसे मजबूत पार्टी में अगर है तो भाजपा है। क्या भाजपा के पास 10 साल में कोई ऐसा पर्व, हर एक विधानसभा पर कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं होता कि जो मजबूती से इनके सामने लड़ सके? कि क्यों ये जो बार बार कपड़े चेंज कराकर उसको अपना भाजपा का झंडा दे देते हैं? कहां से ये लोग सपने देखते हैं कि हम सरकार में आएंगे, हम हिंदुत्व की बात करेंगे? मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों की भाषा सिर्फ चुनावी भाषा होती है, इनको इससे मतलब नहीं है कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या ना युवा की चिंता, ना इनको बेरोजगारों की चिंता है, ना रोजगार की चिंता है। इनको सिर्फ और सिर्फ ये कि आज वो गजवा हिंद की बातें हो रही हैं, चुनाव के बाद में फिर बंगाल को भी भूल जाएंगे ये लोग। मतलब 5 साल पहले सब लोग कहां चले जाते हैं कि 5 साल में इनको ये सब चीज नहीं देख रही है, बंगाल को ही टुकड़े हो बना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो कि पश्चिम बंगाल में फिर से ऐसी स्थिति न बन जाए जो मुस्लिम एक ग्राफ के साथ बढ़ रहा है, उस पर ध्यान नहीं है किसी का, कि दोबारा से इसका बंटवारा ना हो जाए। जो आज बिहार में जो विपक्षी पार्टियां सारी विरोध कर रही हैं एसआईआर का, वो एसआईआर इनको बहुत जल्दी पूरे देश में लागू कर देनी चाहिए। तो जो एनआरसी बंगाल में भी एसआईआर को लागू करने की बात कही जा चुकी है, लेकिन फिलहाल बंगाल सरकार ने इस पर यह कहा है कि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके लिए तो तैयार संगीता जी तैयार क्यों नहीं है? 10-15 साल में वहां के राष्ट्रपति, सबसे बड़ा विषय इनके साथ कानूनी व्यवस्था है वहां की भंग है। राष्ट्रपति शासन लगाने में इनको क्या डर लग रहा है? वहां पर बर्खास्त किया जाए सरकार को। चलो इस बार बहुमत नहीं, पिछली बार तो ये पूरे सिस्टम में थे केंद्र सरकार में। ये सब लोग एक राजनीति के 2 पहलू हैं, कहना कुछ करना कुछ। सिर्फ इनको इतना उद्देश्य है कि कैसे भी करके वहां पर माहौल खराब हो, इनको जनता हित से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बवाल कराने की मनोस्थिति में ये लोग बने हुए, वरना राष्ट्रपति शासन लग जाता, सारे सब लोगों की राइट टाइम हो जाती स्थितियां। लेकिन नहीं, बातें करनी है इनको, बेफजूल की बातों से कुछ नहीं होता है। इनको प्रॉपर काम करने होंगे और विशेष करके केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। एसआईआर क्यों तैयार नहीं है? केंद्र सरकार अपनी सुरक्षा, अपनी एजेंसियां सारी चीज लगाए वहां पर। चुनाव के दौरान कहां से सारी सुरक्षाएं वहां पर लग जाती हैं? क्या ये फिर वही चीज देखने की मनोस्थिति में कि कोई बड़ा ऐसी स्थिति बन जाए प्रदेश में कि फिर बंटवारे की नौबत आ जाए, तब हम लोग केंद्र सरकार जागेगी, ये केंद्र की एजेंसियां को तब जगाया जाएगा? स्थितियां बंगाल की नहीं है, ऐसे बहुत से वैधानिक अधिकार है भाई। ठीक है, नाज़र इलाही कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। वैधानिक अधिकार है।
मैं कह रही हूं कि ममता दीदी ने कह दिया कि वो यूसीसी नहीं करने देंगी, तो क्या किया जाए कि संविधान से आर्टिकल 44 निकाल दिया जाए। ममता दीदी ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हम पास नहीं होने देंगे, लेकिन हो गया, वो भी संवैधानिक तरीके से हुआ और फंडामेंटल राइट से ही हुआ, संविधान के आर्टिकल से ही हुआ। अब एसआईआर की बात आ रही है, ममता दीदी कह रही है हम होने नहीं देंगे, लेकिन भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने ही यह अधिकार दिया है कि आप एसआईआर कर सकते हैं और उस स्क्रूटनी को आप राष्ट्रपति तक लेकर जा सकते हैं। ये संविधान अधिकार दे रहा है। तो ममता दीदी कुरान मानने लगी है, पता है हम लोगों को, वो संविधान नहीं मानती है, लेकिन जब तक पश्चिम बंगाल भारत में जुड़ा है, संविधान तो मानना ही पड़ेगा। आप कुरान मानिए, लेकिन दिल में मानिए। आप एसआईआर नहीं होने देंगी, लेकिन और एसआईआर नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एसआईआर होगा, हो करके रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ये करेगा, स्क्रूटनी करेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने घुसपैठियों को पॉकेट में छुपा करके रखा गया है, अपना पॉकेट वोट बना करके। ये तो क्रिस्टल क्लियर आज या कल आना ही है, हर हाल में आना है। और बिल्कुल, और ये भी क्लियर होगा कि जिस तरह से फिरहाद हाकिम जो खुलेआम जो जनता के बीच में बयान दे रहे हैं कि 50 से ज्यादा जो है बंगाल की आबादी वो उर्दू बोलेगी, ये जो भाषा को लेकर आज जो हम बहस कर रहे हैं, ये भी क्लियर होगा अगर एसआईआर पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से पश्चिम बंगाल में लागू हो जाती है तो। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2.0 है। ठीक है, मैं आलोक जी आपके पास आना चाहूंगी। आलोक जी, बीजेपी पर, पश्चिम बंगाल बीजेपी पर खासकर यह आरोप बार बार लग रहे हैं कि आप लोग टीएमसी के जो नेता हैं उन्हें जो है ज्यादा जो है जगह देते हैं और उनके पक्ष में रहते हैं। टीएमसी के नेता जैसे ही बदलकर बीजेपी में आते हैं बस वो क्लीन हो जाते हैं और उन्हें ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। और साथ ही आपके नेता जो हैं वो पश्चिम बंगाल में, खैर जब विधानसभा का चुनाव था 2021, उस दौरान जो है 77 आपके जो है विधायक हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? देखिए संगीता जी, ये इस देश का त्रासदी है। ठीक है आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाजिया जी, आप कुछ कह रही थी। ठीक है, चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। आज की बहस में यह तो साफ हो गया कि बंगाल में सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि पहचान का युद्ध चल रहा है। ममता बनर्जी अगर बांग्ला की बात करती हैं तो उर्दू को थोपने वाले मंत्री को क्यों हटाती हैं? क्या घुसपैठियों के वोट बचाने के लिए बंगाल की आत्मा को गिरवी रख दिया गया है? ये सवाल बंगाल की जनता से है। 2026 में जनता जवाब देगी, वोट से, विरोध से और विवेक से। तो आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से आलोक जी जुड़े हुए थे मेरे साथ, आपका भी धन्यवाद। नाजिया इलाही खान जुड़ी हुई थी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी धन्यवाद। और सुमित मल्होत्रा, आपका भी धन्यवाद। और साथ ही विकास योगी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी धन्यवाद। फिलहाल के लिए जवाब तो चाहिए में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।